नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका को कम से कम करने पर बहस होती रही है। अन्ना हजारे लगातार मांग करते रहे हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त के चयन में सरकार की भूमिका न के बराबर होनी चाहिए। लेकिन गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यहाँ ऐसा लोकायुक्त चाहते हैं जिसके चयन में सरकार की भूमिका 60% से ज्यादा हो। आखिर मोदी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त लोकायुक्त से डर क्यों लगता है? क्या गुजरात में कभी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाएगी? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि गुजरात विधानसभा में पास लोकायुक्त विधेयक ने सरकार के मंसूबों से पर्दा हटा दिया है। विधेयक के मुताबिक लोकायुक्त की नियुक्ति 6 सदस्यों की एक कमेटी करेगी और मुख्यमंत्री इस कमेटी के प्रमुख होंगे। मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के एक मंत्री, विपक्ष के नेता, हाई कोर्ट के एक जज और राज्य के विजिलेंस कमिश्नर भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। यानी कुल 6 लोग लोकायुक्त चुनेंगे। नए प्रावधान के मुताबिक लोकायुक्त की उम्र 72 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद गुजरात में लोकायुक्त की क्या भूमिका होने वाली है। साफ है कि राज्यपाल की भूमिका को पूरी तरह से खत्म करके नरेंद्र मोदी ने लोकायुक्त को लेकर चल रही खींचतान पर अपनी मनमानी जाहिर कर दी है। बिल पास होते ही मोदी ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। जस्टिस आर ए मेहता को दूर रखने का रास्ता भी साफ हो गया क्योंकि जस्टिस मेहता की उम्र 75 साल है और चीफ जस्टिस भी लोकायुक्त को चुनने की भूमिका से दूर। विपक्ष का आरोप है कि जब लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सुधार याचिका रद्द कर दी थी, तो ऐसे में बिल लाने की जरूरत ही क्या थी? कि अपने भ्रष्टाचारों को उसके जो कार्यकलाप है नरेंद्र मोदी जी का, उसको छुपाने के लिए वो लोकायुक्त के कानून को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई मुहिम के साथ हर पार्टी दिखने को खड़ी नजर आती है, लेकिन हकीकत ये है कि देश के 18 राज्यों में इस समय लोकायुक्त है ही नहीं। जहां लोकायुक्त का प्रावधान है, वहां अकेला उत्तराखंड राज्य ही ऐसा है जहां लोकायुक्त की नियुक्ति सबसे ज्यादा पारदर्शी और सरकारी नियंत्रण से एकदम आजाद है। उत्तराखंड में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष का नेता मिलकर लोकायुक्त का चयन करते हैं और अंतिम घोषणा राज्यपाल की तरफ से होती है। यानी यहाँ मुख्यमंत्री की भूमिका कहीं नहीं होती। राजस्थान में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मिलकर लोकायुक्त का चयन करते हैं। यहाँ भी 3 सदस्यों में एक ही यानी मुख्यमंत्री ही सरकार का हिस्सा होते हैं। मध्य प्रदेश में भी 3 सदस्यों की कमेटी है जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के अलावा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं। यानी 3 में से एक ही सदस्य सरकार का अंग है। लेकिन गुजरात में 6 में से 4 सरकार का ही हिस्सा है। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सरकार का एक मंत्री और विजिलेंस कमिश्नर सरकार के ही पक्ष में है। अन्य राज्यों में जहां चयन समिति में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया है, वहीं गुजरात में हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश से काम चला लिया जाएगा। ये जो गुजरात सरकार की मानसिकता है, बचने के लिए कर्नाटक जैसे येदियुरप्पा की हालत हुई थी ऐसी न हो, इसलिए पुराने लोकायुक्त एक्ट जो 1986 था उसको रद्द करके नया एक्ट बनाने जा रही है, लोकायुक्त कमीशन 2013, जिसका हमने विरोध किया। आपको बता दें कि गुजरात में 2003 से किसी भी लोकायुक्त ने कार्यभार नहीं संभाला है। सवाल उठता है कि जब मोदी के राज्य में घोटाले, भ्रष्टाचार नहीं होने का दावा किया जाता है और सुशासन की दुहाई दी जाती है, तो फिर लोकायुक्त को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं मोदी? जानकारों का मानना है कि इस विधेयक में पहले तो राज्यपाल ही अड़ंगा लगा सकते हैं। इसमें कुछ समय निकल जाएगा, जिसके बाद विपक्ष इस विधेयक को कोर्ट में घसीट सकता है। इसमें भी कुछ वक्त चला जाएगा और तब तक 2014 के लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं? वैसे केंद्र में लोकपाल चुनने की तर्ज पर अगर राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त हो तो आदर्श स्थिति ये होगी कि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्यपाल की तरफ से नामित न्यायिक सेवा से जुड़े नामी व्यक्ति की कमेटी लोकायुक्त चुनेगी। हालांकि राज्य सरकारें इसके लिए बाध्य नहीं है।
तो सवाल यही उठ रहा है अब कि क्या मजबूत लोकायुक्त की नियुक्ति से डरते हैं नरेंद्र मोदी और शायद इसी वजह से इस तरह का बिल सामने आया। हमारे साथ आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी मौजूद हैं। इसके साथ ही गुजरात कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। मीनाक्षी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। सवाल उठ रहा है कि क्या एक स्वतंत्र लोकायुक्त की नियुक्ति से नरेंद्र मोदी डरते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या वजह है कि ये जो चयन है इसमें सरकार की भूमिका 60% से ज्यादा है चयन की प्रक्रिया में? देखिए, आपका जो सवाल है वो गलत इसलिए है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसके तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको अधिकार है गवर्नर को उनके एडवाइस पर काम करना पड़ेगा। तो उसमें 100% जो है वो सरकार का रोल था, उसको बल्कि कायदे से सरकार ने अपने रोल को सरेंडर किया है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी वही अधिकार और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को वो अधिकार दिया है और अपने रोल को खत्म किया है। और साथ में जो 5 मेंबर बॉडी है उसके अंदर 3 मेंबर जुडिशरी के हैं, जिसमें चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व किया गया है, हाई कोर्ट के, और 2 चीफ जस्टिस नहीं है, हाई कोर्ट का जज है। तो आपका प्रश्न है बल्कि हाई कोर्ट का जज है, उल्टा। अरे भाई, आगे जरा सॉरी, आप उसको थोड़ा और जरा विस्तार से पढ़ें तो उसमें पता चलेगा। हाई कोर्ट का जज नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल नॉमिनेट अ जज ऑफ द will nominate a judge or a judge of the Supreme Court। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस नहीं है। बहुत दूसरे राज्यों के अंदर सीधे सीधे चीफ जस्टिस इन्वॉल्व है। तो चीफ जस्टिस इन्वॉल्व नहीं है? आप क्या बोल रहे हैं? उत्तराखंड के अंदर भी चीफ जस्टिस है, राजस्थान के अंदर भी चीफ जस्टिस है, आपके मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, वहां भी चीफ जस्टिस है। आप दिल्ली की बात करें ना, आप दिल्ली की क्यों नहीं बात कर रहे? अरे भाई, आप दिल्ली की बात करें। उत्तराखंड में लोकायुक्त का बनाया, सरकारों की बात करें। पूरी बीजेपी ने जय जयकार की, उसको सबसे आदर्श उत्तराखंड के लोकायुक्त को बताया गया, जिसके अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस, सिर्फ 2 लोग मिलकर लोकायुक्त का चयन करेंगे। और आपके गुजरात के अंदर 6 में से 4 सरकारी सदस्य हो जाते हैं। देखिए नहीं, अब उनको जो मॉडल पसंद था उन्होंने वो बनाया, और वो मॉडल अपने आप में चाहे ठीक होगा, लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां गुजरात के खिलाफ चलती जा रही हैं, और आप ही बयान शुरू करते हैं कि 8 साल तक गुजरात ने लोकायुक्त नहीं बनाया, जो कि बेबुनियाद है। अगर आप इतिहास और मिनट ऑफ द मीटिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां की गवर्नर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने नहीं बनने दिया। अब ये बात मैं कहती हूं तो आपके आगे तो मैंने, क्योंकि आपने प्रश्न किया तो मैंने जवाब दे दिया। पूरी दुनिया को आप ये बात नहीं समझा सकते और आप लगातार बैनर पे चलाएंगे 8 साल तक लोकायुक्त नहीं बना। पर क्यों नहीं बना? क्योंकि वहां की गवर्नर अपनी मनमौजी और मनमारी तरीके से लोकायुक्त बनाना चाहती थी, जो उनको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सरकार सुप्रीम कोर्ट तक में हारी ना, इस बात को लेकर गई थी। तो आप समझिए, आप समझने आप गलत बोल रहे हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी जी के बात को स्वीकारा है सुप्रीम कोर्ट ने, और उस जजमेंट को मैं चाहूंगी कि आप पढ़ें और बिट्स एंड पीसेस में ना पढ़ें, बल्कि वहां पर अगर किसी को फटकार लगी है तो वहां की गवर्नर कमलाबेन को लगी है। अर्जुन मोढवाडिया जी, आप क्या कहेंगे? आपने सुना मीनाक्षी लेखी को, आप क्या कहेंगे? मीनाक्षी लेखी तो इसको बड़ा प्रभावी लोकायुक्त बिल बता रही हैं, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे? पहले तो मैं बात यह बताऊं कि जो पुराना कानून था, वो कानून के तहत जो गवर्नर अपने आप सुओ मोटो कोई लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते थे। उसमें यह प्रावधान था कि गवर्नर को लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद फाइनली जो चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात नाम जो सूचित करे, उसी के नाम पर ही गवर्नर को अपना स्टैंप लगाना होता है। और जो अभी बात बताती है मीनाक्षी जी, वो गलत बात है। ये इस दफ़ा जो आर ए मेहता की अपॉइंटमेंट हुई, उसी समय जो चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात ने नाम आर ए मेहता का सजेस्ट किया, गवर्नर ने वही नाम के लिए कमेंट्स मांगी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात की। चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने 2 दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात को चिट्ठी लिखी कि हमारा ये ऑब्जेक्शन है। दोनों दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात ने कहा कि हमने आपका जो ऑब्जेक्शन है
वो कंसीडर किया है और हम ओवर रूल करते हैं। ऐसा करके अपना नाम ठीक है ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात ने कहा, उनके बाद ही गवर्नर ने उनको अपॉइंट किया और गवर्नर का जो स्टैंड था वो गुजरात हाई कोर्ट ने भी रेक्टिफाई किया, उसको भी स्टैंड किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जजमेंट था हाई कोर्ट का उसको मान्य रखा। इतना ही नहीं, गवर्नर ने ठीक किया है ऐसा कहा। उसके बाद रिव्यू पिटीशन की गई, रिव्यू पिटीशन भी गुजरात सरकार की निकाल दी गई और फाइनली जो गवर्नर का स्टैंड था वो मान्य रहा है। नंबर 1। नंबर 2, पुराना जो लोकायुक्त बिल था वो कांग्रेस सरकार लाई थी और जब कांग्रेस सरकार 1986 में लाई उस समय के लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मकरंद देसाई। उन्होंने विधानसभा में यह कहा था कि यह बिल ठीक है इसलिए कि उसमें मुख्यमंत्री का रोल नहीं है, सरकार का रोल नहीं है, सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात का रोल है। नंबर 2। नंबर 3, ठीक है, आप कुछ अहम बातें बोल रहे हैं, बाकी चीजों पर मैं आऊंगी अर्जुन मोढवाडिया जी, लेकिन जो पहली बात आपने पहला पॉइंट जो उठाया है उससे मीनाक्षी जी के पास ले जाना चाहेंगे। मीनाक्षी लेखी जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पूरी कवायद जो की गई है लोकायुक्त बिल को लेकर, जिसमें जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस उसने वॉकआउट किया, उसका समर्थन नहीं था, क्या ये पूरी कवायद सिर्फ इसलिए थी कि इसमें राज्यपाल की भूमिका को खत्म करना था? जस्टिस आर ए मेहता जिनकी नियुक्ति की गवर्नर ने, उस नियुक्ति को खत्म करना था। चीफ जस्टिस जो कि जिनकी भूमिका होती थी लोकायुक्त को नियुक्त करने में, उसे खत्म करना था। इन चीजों को हटाना था रास्ते से, इसीलिए यह बिल लाया गया। नहीं, देखिए तीनों चीजों में आपने 3 विषय उठाए, मैं तीनों को आराम से जवाब देना चाहती हूँ। पहली चीज, गवर्नर की अथॉरिटी को कतई कम नहीं किया गया क्योंकि वो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के तहत है और उसको सिर्फ जो बदलाव है बल्कि अपनी अथॉरिटी को खत्म किया गया। संविधान के अनुसार गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट एक्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर, वैसे ही गवर्नर एक्ट करता है काउंसिल ऑफ एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, और वही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि इस केस के अंदर कमला बेनीवाल ने उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जिसका एडवाइस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। और खास तौर पे आर ए मेहता जी ऐसे व्यक्ति पाए गए जो सीपीजे मतलब जो तीस्ता के ग्रुप वगैरह थे उनमें इन्वॉल्व थे, वो एक्टिविस्ट टाइप व्यक्ति थे और पर्सनल कई और उनके इशू हैं जो कि मैं इस समय लाना नहीं चाहती और बोलना नहीं चाहती। बावजूद उस ऑपोजिशन के जो नाम दिए गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और दूसरे व्यक्ति को उठा के बना दिया, और जब जब मीटिंग हुई तब तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां उस मीटिंग में नहीं पहुंचे और बावजूद ना पहुंचने के जिनको सरकार ने नामांकन भेजा उनको नियुक्त नहीं किया गया, लेकिन गवर्नर की पावर्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। दूसरी चीज, अगर किसी की पावर को टच किया गया है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अधिकार हैं, जहां पर अब तक 100% अधिकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का था, उसको खत्म करके जो कि उन्होंने विलिंगली सरेंडर किया है अपने अधिकार को, उसमें उन्होंने अपने अधिकार को सरेंडर करके 6 मेंबर बॉडी जिसके अंदर स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस के नॉमिनी जज और तमाम ऐसे लोगों को, विजिलेंस कमीशन, वो सब लोगों की कमेटी तय करेगी। तीसरी चीज, वो सिलेक्ट कमेटी जो है वो आधार पे, और आर ए मेहता जी की जो टेन्योर है उसको अश्योर किया गया है कि उनको हम नहीं हटाएंगे, वो लोकायुक्त रहेंगे और पूरे 5 बरस तक रहेंगे। लेकिन जो बाकी लोगों के लिए कानून है कि लोकायुक्त 5 वर्ष तक रह सकता है और 72 साल की उम्र तक रह सकता है, या दोनों में से जो भी चीज पहले होगी। इस केस के अंदर जो मेहता साहब हैं वो 75 साल के हैं, बावजूद इसके उनकी टेन्योर को अश्योर किया गया है। इस बात की स्पष्टता ठीक है, आपने अपनी बात कह दी मीनाक्षी जी, लेकिन 2 बातें जो आपने कही है विजय, उस पर मैं आपसे थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगी। वो कह रही हैं कि इस पूरी कवायद में ये हुआ है कि गुजरात सरकार ने दरअसल अपनी अथॉरिटी को कम किया है। वो ये भी कह रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनके पास ये पूरा हक होता था लोकायुक्त की नियुक्ति में, जो वो एडवाइस देते थे, कहीं ना कहीं उस अधिकार क्षेत्र को भी कम किया गया है ये बॉडी बनाकर। देखिए, अगर हम बीजेपी की सरकार गुजरात में है, बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में थी, उत्तराखंड के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस एक लोकायुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी बीजेपी पूरी जय जयकार करती रही, उसको एक मुख्य मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनाकर उत्तराखंड में उतरी, जिसमें हार गई। यहाँ 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जिसमें से कम 4 सदस्य सरकारी हो जाते हैं, जिसमें स्पीकर हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिसमें
मुख्यमंत्री की सिफारिश पर वहां के कोई कैबिनेट का मंत्री है और इसके अलावा विजिलेंस कमीशन। तो कुल मिलाकर 4 ऐसी चीजें हैं जो सरकार के प्रभाव में या सरकार के प्रभाव के अंदर आती हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत से जो मानकर चलते हैं कि उनके देश में, राज्य में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, घोटाले नहीं है, बड़ी पारदर्शिता है, वहां एक ऐसा लोकायुक्त की नियुक्ति का माहौल बनाना जिसमें सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा हो, यह कुछ खटकता है। इसीलिए ये हम इस बात पर बहस भी कर रहे हैं। जी अर्जुन मोरवारिया जी, आप क्या कहेंगे? ये एक बात है जो खटकती है कि बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की जो सुधार याचिका थी उसको भी रद्द कर दिया, फिर भी उसके बावजूद इस तरह का लोकायुक्त बिल लाया गया है जिसको आप देखें तो लगता है 60% इस पे कहीं ना कहीं सरकारी कंट्रोल है। मैं ये मानता नहीं था कि मीनाक्षी इतना असत्य बोलेगी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और उसको सच्चाई बोलना चाहिए। यह जो कानून लाया गया उसमें जो लोकायुक्त की एज लिमिट है 70 ईयर्स रखी गई और आर.ए. मेहता 70 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए अगर ये बिल पास हो गया तो उसका तो सवाल ही नहीं। नंबर 1, अभी उसमें विवाद नहीं है, क्योंकि ये पूरी बात ये सब लोग समझते हैं कि जो गवर्नर के पास अधिकार था और चीफ जस्टिस के पास अधिकार था, वो अधिकार अभी मुख्यमंत्री ने खुद ने ले लिया। नंबर 2 ये है कि ये जो कानून में जो प्रावधान है वो मैं आपको बताता हूं। उसमें क्लॉज 23 है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो गेजेट में कोई महानुभाव या कोई ऑफिस बेरर या कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का नाम गेजेट में प्रसिद्ध करके उसके सामने की फरियाद में से उसका नाम दूर करवा सकते हैं। इसलिए मान लीजिए कि अपॉइंटमेंट के बाद भी किसी के सामने फरियाद है, मुख्यमंत्री के सामने फरियाद है, तो क्लॉज 23 के मुताबिक उसका नाम निकाला जा सकता है। नंबर 2, जिन्होंने फरियाद की है, अगर फरियादी के ऐसा लगे कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो उसको 6 महीने की सजा और 15,000 रुपीस का फाइन किया जा सकता है जी। नंबर 3, अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फरियादी और एप्लीकांट वो किसी इंफॉर्मेशन किसी मीडिया को दे तो उसको 1 लाख रुपीस का फाइन और 2 साल की सजा हो सकती है। मीन्स ये जो प्रावधान है उसमें जो सजा है सिर्फ ही और सिर्फ ये एप्लीकांट को हो सकती है, न कि कोई जो जिसके सामने भ्रष्टाचार का आरोप है उसके सामने एक्शन लेने की कोई प्रावधान नहीं है। इतना ही नहीं, अगर उसके बाद भी रिपोर्ट गया तो रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास जाएगा। ये तो बहुत सी कांग्रेस की सरकारों ने जो अपने यहाँ लोकायुक्त बनाया उसमें भी इसी तरह के कुछ किया हुआ है। नहीं, लेकिन मीनाक्षी जी, मैं आपसे सीधा सा जवाब चाहूंगी इस चीज का। एक जो चीज सामने आ रही है, जब बाकी मॉडल्स भी देखे जाते हैं, उत्तराखंड का खास तौर पर मॉडल जिसकी तारीफ बीजेपी ने भी की है लोकायुक्त के, यहाँ साफ लग रहा है कि 4:2 का रेशो बन रहा है। मतलब सरकारी नियंत्रण दिख रहा है, मुख्यमंत्री हो गए, फिर उसके बाद मंत्री हो गए। तो जिस तरह से स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें लग रहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि लोकायुक्त जो है कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव रहे सरकार का। देखिए, आपको 2 परिप्रेक्ष्य समझने होंगे कि जिस तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल सच्चाई या राजनीतिक सच्चाई गुजरात की है वो उत्तराखंड की नहीं है, और जिस तरीके से वहां पर झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया उन तमाम केसेस में जहां पर एसआईटी ने उन सारे पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता थे जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश कर रहे थे, उन फाइंडिंग्स को कहीं ना कहीं दबाया गया। जो बातें मीडिया के सामने आनी चाहिए थी वो कभी आई नहीं या चलाई नहीं, और जो इस तरीके की सच्चाई है उस सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। और उस सच्चाई को सामने रखते हुए अगर लोकायुक्त ने और गुजरात ने किया है, मैं कहती हूं कि ऐसा कोई मॉडल, और खास तौर पे आप जब उत्तराखंड से कंपेयर कर रहे हैं, आप दिल्ली से क्यों नहीं कंपेयर करते? आप देखिए दिल्ली के गुजरात के हालात फर्क है उत्तराखंड के मुकाबले, राजस्थान के मुकाबले। लेकिन सवाल उठता है मीनाक्षी जी कि जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि राज्य में घोटाले नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, सुशासन है, तो फिर एक स्वतंत्र लोकायुक्त की जरूरत क्यों नहीं है? क्यों उससे डरते नरेंद्र मोदी? बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नरेंद्र मोदी चर्चा को कभी आगे और बढ़ाएंगे। नहीं डरते। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरें जारी हैं।